सन 1917 बिहार का एक छोटा सा जिला चंपारण, जहां बहुत से किसान थे, लाखों किसान थे, गरीब, बेबस, टूटे हुए। वो अपनी जमीन पर खेती करते तो थे, लेकिन उनकी फसल उनकी नहीं थी। उन्हें मजबूर किया जाता था नील उगाने के लिए, और वो नील अंग्रेज जमींदार ले जाते थे, और उसके बदले उन्हें कुछ रुपए जो है, वो ना के बराबर रुपए जो है मिलते थे। और मिलती थी ज्यादा गरीबी और ज्यादा बेबसी। इन किसानों की आवाज कोई नहीं सुनता था। तब एक आदमी आता है, एक पतला सा आदमी, धोती पहने, हाथ में लाठी। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और उस दिन चंपारण की कहानी बदल गई, भारत की कहानी बदल गई। ये कहानी है इंडिगो क्लास 12 फ्लामिंगो से, एक बेहतरीन जो लुई फिशर ने लिखी है। वह कहानी जो बताती है कि कैसे एक इंसान की जो हिम्मत है ना, वो एक पूरे सिस्टम को हिला सकती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंडिगो फ्लामिंगो से एक बेहतरीन चैप्टर जो है वो करने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस, थीम्स और पूरा का पूरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन जो बच्चों को काफी ज्यादा क्रिटिकल लगता है वो हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देंगे, ताकि इंडिगो के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है ना, वो सारे के सारे आज ही खत्म हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कैरेक्टर स्केच देखते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर स्केच है महात्मा गांधी का। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये चैप्टर ही इनके बारे में है। महात्मा गांधी इज पोर्ट्रेड एज करेजियस। ये बहुत ही ज्यादा करेजियस दिखाया गया महात्मा गांधी को इसमें। वो वैसे भी थे, डिटरमाइंड थे, कंपैशनेट लीडर थे। लोगों के प्रति जो है ना, उनके मन में बहुत ज्यादा प्यार था। He fought for the rights of the poor indigo farmers of चंपारण। चंपारण के गरीब किसान जो थे ना, उनके लिए उनके मन में बहुत ज्यादा भावना थी, दया की भावना थी, और वो उनके लिए लड़े। डिस्पाइट द ब्रिटिश अथॉरिटीज ऑर्डरिंग, यानी ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको क्या दिया था, ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया। ही रिफ्यूज, इनकार कर दिया। एक्सेप्टेड द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, और जो भी लीगल कानूनी दांव पेच से, कानूनी कॉन्सिक्वेंसेज से उनको झेलने के लिए, उनको फेस करने के लिए वो रेडी हो गए थे। इस काम कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन ट्रूथ, कि उनके सच्चाई में जो भरोसा था ना, नॉन वायलेंस इंस्पायर्ड द पीजेंट्स, और नॉन वायलेंस में कि उन्हें कभी वायलेंट नहीं होना है। इस फिलॉसफी में मतलब इतना ज्यादा बिलीव था कि लोगों को इंस्पायर किया इस पर्टिकुलर चीज ने। गांधी जी showed great empathy for the farmers and worked improve the social condition। उनकी सोशल कंडीशन को भी क्या किया, इंप्रूव किया। हिज लीडरशिप, उनकी लीडरशिप में इवेंचुअली फोर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स की, ब्रिटिश जो जमींदार थे उनको फोर्स किया वहां से जाने के लिए, और टू कॉम्पनसेट करने के लिए पीजेंट्स को, गरीब किसानों को, एंड अबॉलिश द ऑप्रेसिव इंडिगो सिस्टम, और इंडिगो सिस्टम को खत्म करने के लिए। तो ये था पूरा का पूरा महात्मा गांधी का कैरेक्टर स्केच। आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ आते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ राजकुमार शुक्ला, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है। राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर बट डिटरमाइंड पीजेंट। बहुत ही डिटरमाइंड, मतलब एक बार जो ठान लेना वो पूरा करने के लिए वो मतलब पूरा जद्दोजहद करता था। ठीक है, तो इसलिए उसे डिटरमाइंड कहा गया, पीजेंट। ही सफर्ड अंडर द एक्सप्लॉयटेशन। वो एक्सप्लॉयटेशन सफर करता था। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण जो ब्रिटिशर्स करते थे, इंडिगो प्लांटर्स करते थे। वांटेड जस्टिस फॉर द फार्मर्स, और किसानों के लिए वो क्या चाहता था, जस्टिस चाहता था। हालांकि ही वॉज अनएजुकेटेड, वो एजुकेटेड नहीं था उतना ज्यादा। ही शोड रिमार्केबल परसिस्टेंस, यानी वो दिखाता है कि डटा रहता है, बाय रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग गांधी, कि रिपीटेडली गांधी जी को वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो चंपारण क्या करें, विजिट करें। ही फॉलोड, वो जाता है गांधी जी के पीछे जहां जहां गांधी जी जाते हैं, और जब तक कि गांधी जी अग्री नहीं कर जाते उनकी हेल्प करने के लिए। डिटर्मिनेशन एंड फेथ, उसका ये डिटर्मिनेशन और ये जो भरोसा है ना, वही गांधी जी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग द चंपारण इशू टू नेशनल अटेंशन, कि गांधी जी को वो लेकर जाएगा, और यही एक इवेंट हुआ जो एक क्रूशियल रोल हम कह सकते हैं, कि ब्रिंगिंग द चंपारण इशू को एक नेशनल अटेंशन जो है वो मिला इसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की वजह से। तो इस राजकुमार शुक्ला के कैरेक्टर को मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सारे के सारे थीम्स देखते हैं अब इसके। सबसे पहला थीम है थीम ऑफ इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। थीम ऑफ जो अन्याय है, जो शोषण है, उसके थीम को इसमें दिखाया गया है। चैप्टर शोज द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स हैं, नील की खेती के जो प्लांटर्स हैं, जमींदार हैं, उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया पुअर फार्मर्स को चंपारण में। द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो उगाने के लिए पीजेंट्स को क्या किया जाता था, फोर्स किया जाता था, ऑन अ पोर्शन ऑफ देयर लैंड अंडर द तीन कटिया सिस्टम। इस तीन कटिया सिस्टम को हम आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा।
रिसीव्ड अ वेरी लिटिल पेमेंट, अब उसके बदले में खेती करते थे, उसके बदले में उन्हें बहुत कम क्या मिलता था, पेमेंट मिलता था। ये शो करता है कि क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम, कि जब ब्रिटिश का राज था तो वो कितने ज्यादा क्रूअल थे और अन्याय करते थे। नेक्स्ट इज थीम ऑफ करेज एंड रेजिस्टेंस। द स्टोरी शोज हाउ करेज कैन चैलेंज ऑपरेशन, की कैसे करेज जो है ना, हिम्मत और साहस जो है ना, वो क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है प्रताड़ना को, ऑपरेशन को। When महात्मा गांधी रिफ्यूज, लेकिन महात्मा गांधी ने जब रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया ओबे करने से उनके रूल्स को, ऑर्डर को, टू लीव चंपारण, की कहा गया था कि गांधी जी को ये कहा गया था कि वो चंपारण छोड़ के चले जाएं, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। ही डेमोन्स्ट्रेटेड मोरल करेज, उन्होंने क्या दिखाया, मोरल करेज दिखाया। हिज फियरलेस स्टैंड एनकरेज्ड द पीजेंट्स टू फाइट फॉर देयर राइट्स, और उनका यही जो पूरा का पूरा एटीट्यूड था ना, उसी ने क्या किया, उन किसानों को एक मौका दिया, उन किसानों को एक तरीका दिया कि वो क्या कर सके, फाइट कर सके, लड़ाई कर सके अपने राइट्स के लिए, एक जज्बा उनके अंदर क्रिएट किया। थीम ऑफ लीडरशिप, दिस चैप्टर प्रेजेंट्स, ये चैप्टर जो है प्रेजेंट करता है गांधी एज एन आइडियल लीडर, एक आइडियल लीडर कैसा होना चाहिए वो गांधी जी को दिखाया है इस चैप्टर में। ही गाइडेड द फार्मर्स, फार्मर्स को गाइड किया पीसफुली एंड वाइजली, इंस्टेड ऑफ वायलेंट, वायलेंट नहीं चूज किया उन्होंने। ही यूज्ड ट्रुथ, सच्चाई और नॉन वायलेंस को मतलब वही समस्या का समाधान करने के लिए इन चीजों को चुना। हिज लीडरशिप यूनाइटेड पीपल, और उन्हीं का जो ये लीडरशिप है ना, ये लीडरशिप क्वालिटी जो है कि लोगों को यूनाइट करना, एक करना, ब्रॉट जस्टिस टू द ऑप्रेस्ड पीजेंट्स, और इसी वजह से जो ऑप्रेस्ड पीजेंट्स थे, किसान जो थे, जिनको प्रताड़ित किया गया था, जिनको पूरा का पूरा दबा के रखा गया था, वो उनको क्या मिला, न्याय मिला। नेक्स्ट इज थीम ऑफ पावर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, की जो सच है ना, सच की ताकत सबसे ऊपर होती है, और नॉन वायलेंट, गांधी जी फिलॉसफी ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस बिकम्स अ पावरफुल वेपन, यही उनका पावरफुल वेपन बना अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ। विदाउट एनी वायलेंट प्रोटेस्ट, उन्होंने कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया जिसमें वायलेंस हो। गांधी जी सक्सीडेड इन फोर्सिंग द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश को वहां से जाने के लिए, अपने अपने रूल्स को हटाने के लिए क्या किया, मजबूर कर दिया। नेक्स्ट इज थीम ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड रिफॉर्म। इस चैप्टर में सोशल अवेयरनेस को भी दिखाया गया है कि गांधी जी डिडंट ओनली फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन को ही इन्होंने सिर्फ फाइट नहीं किया, बल्कि बल्कि लोगों के सोशल इंप्रूवमेंट के लिए भी उन्होंने क्या किया, काम किया। ही एनकरेज्ड एजुकेशन, एजुकेशन को एनकरेज किया, क्लीनलीनेस को एनकरेज किया, बेटर लिविंग कंडीशंस को एनकरेज किया अमंग विलेजर्स, यानी गांव वालों की जो सिचुएशन उन्होंने देखी ना, कि उनके पास अच्छे से खाने के लिए कपड़ा, मतलब खाने के लिए फूड नहीं है, और कपड़े नहीं है, अच्छे से सैनिटेशन नहीं है, तो इन चीजों के लिए भी उन्होंने बहुत ज्यादा काम वहां पर किया। दिस शोज, ये शो करता है कि ट्रू फ्रीडम जो है ना, वो सोशल और मोरल प्रोग्रेस भी होता है, सिर्फ इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ही ट्रू फ्रीडम नहीं है। नेक्स्ट इज थीम ऑफ डिटर्मिनेशन। ये कैरेक्टर राजकुमार शुक्ला का रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, किसी चीज को एक बार ठान लिया ना तो वो तो पूरा करके जाएंगे। डिस्पाइट बीइंग पुअर, पुअर होने के बावजूद भी, अनएजुकेटेड होने के बावजूद भी, ही परसिस्टेंटली फॉलोड गांधी एंड कन्विंस्ड हिम टू विजिट चंपारण, चंपारण विजिट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसे फोर्स किया। पर उनका जो पक्का इरादा था ना, उसकी वजह से ही गांधी जी जो है वो चंपारण आए। हिज डिटर्मिनेशन, उनका जो डिटर्मिनेशन है, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्विंग द फार्मर्स प्रॉब्लम, किसानों के प्रॉब्लम को दूर करने में। तो आई होप ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब जंप करते हैं हम पूरे के पूरे स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर, जहां पर हमने इसको क्या किया है, इंसिडेंटल, कुछ इंसिडेंट्स में स्टोरी को क्या कर दिया है, बांट दिया है, जिससे आप इफेक्टिवली क्या कर सकेंगे, स्टोरी को समझ पाएंगे, और वाइल राइटिंग आंसर, अपने आंसर्स को इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पूरा का पूरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम है क्या? बिहार के चंपारण में अंग्रेज जमींदार थे, उन्होंने एक नियम बनाया था
कि हर किसान को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर यानी लगभग लगभग 20 में से 3 हिस्से पर नील यानी इंडिगो की खेती करनी होगी, जिसके बिहाफ में उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें थोड़े पैसे दिए जाते थे, बहुत कम, ना के बराबर, मतलब उन्हें नुकसान ही होता था। यह नील जमींदार ले जाते थे, किसानों को इतना कम दाम मिलता था कि उनसे उनका गुजारा नहीं होता, और एक बार नील उगाने पर वो खेती क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। इस तरह से उनका शोषण किया जाता था। लेकिन कुछ किसान कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जमींदार कौन थे, जमींदार ही अंग्रेज थे, और उनके पीछे था पूरा ब्रिटिश एम्पायर। जो किसान चुप रहते थे, डरते थे, सहते थे, तब तक जब तक कि गांधी जी नहीं आए। तो कहानी शुरू होती है लखनऊ से सन 1916, और वहां पर क्या था, एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था। देश भर के नेता आए थे, लगभग लगभग 2401 डेलीगेट्स जो थे ना, वो वहां आए थे। एक किसान बिहार के चंपारण से, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो बहुत ही साधारण किसान था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक जिद थी, एक धुन था कि उसने उस सेशन में मतलब लीडर्स को ढूंढना स्टार्ट किया। तो उन्हीं में से एक लीडर्स कहते हैं कि गांधी से मिलो, यहां पर तुम्हारा कोई काम नहीं हो सकता। तो वो गांधी जी से मिले और गांधी जी से कहा, गांधी जी आप चंपारण आइए, वहां के किसानों का हाल देखिए, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। गांधी ने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। राजकुमार शुक्ला निराश नहीं हुआ, वो गांधी जी के पीछे लग गया। वो जहां जहां जाते गांधी जी वहां वहां उनके पीछे चला गया, कानपुर, अहमदाबाद, हफ्तों तक ऐसा ही हुआ। वो अनपढ़ किसान, लेकिन उसमें शेर जैसी दृढ़ता थी। आखिरकार गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं चंपारण आऊंगा, लेकिन अगले महीने या अगले समय में मेरा क्या है, एक कोलकाता में क्या है, एक मिशन है या सेमिनार है, जो भी सेशन है, तो वहां आओ और वहां से आने के बाद आप मुझे वहां से ले चलो। तो ठीक उसी समय पर, दिए गए समय पर कलकत्ता वहां पहुंच गया, और वहां से राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर के चला जाता है। सबसे पहले राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ पटना जाते हैं। पटना में राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय वकील होते हैं, उनके घर पर गांधी जी सबसे पहले जाते हैं। अब गांधी जी सबसे पहले जाते हैं, तो उस समय जो राजेंद्र प्रसाद जी जो होते हैं, वो अपने घर पर नहीं होते हैं, वो अपने कार्यवाही के किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं। तो उनका जो नौकर होता है ना, वो उन लोगों को वेलकम करता है, लेकिन वेलकम तो छोड़िए कि वो उन लोगों को घर के अंदर नहीं आने देता, उनको बाहर ही खड़ा रखता है। उन्हें लगता है कि ये जो किसान है ना, ये मेरे मालिक को क्या करना है, परेशान, बार बार इतना परेशान करते हैं। तो गांधी जी को भी उस पर्टिकुलर नौकर ने, सर्वेंट ने क्या माना था, किसान ही माना था। तो उन्हें वहीं पर रहने दिया, वहीं पर खड़ा रखा। और वहां पर जब पानी की बात आई थी, पानी पीने की, तो पानी भी ऑफर नहीं किया, क्योंकि वो मानते थे उस समय जो अनटचेबिलिटी था ना, वो भी उस समय गांधी जी ने क्या किया, फेस किया। तो वहां से अब वो सीधा कहाँ निकल पड़े, मुजफ्फरपुर निकल पड़े। मुजफ्फरपुर निकल पड़े। मुजफ्फरपुर कहां पर, जहां पर वो मिलते हैं प्रोफेसर जेबी कृपलानी से। वही कृपलानी जो बाद में एक बहुत बड़े नेता बने। कृपलानी ने गांधी जी का बहुत अच्छे से स्वागत किया, उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोकल लोग। अब उस समय कोई सरकारी इंसान, सरकारी कर्मचारी अगर किसी इंसान से मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यह देखकर गांधी जी को भी बहुत अच्छा लगा। मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने वहां के लॉयर से मुलाकात की। वो लॉयर्स चंपारण के किसानों के केसेस लड़ते थे। गांधी जी ने उनसे पूछा कि तुम इन किसानों के लिए क्या करते हो। लॉयर्स कहते हैं कि हम केसेस लड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं। गांधी जी ने कहा और तुम्हारी फी क्या है। लॉयर्स ने बताया वो बहुत ज्यादा है। अब गांधी जी कहते हैं कि ये बहुत गलत है, ये किसान पहले से इतने गरीब है और तुम इतनी फी लेते हो, ये उनका शोषण है, इसलिए वो किसी के पास नहीं जा पाते। गांधी जी सिर्फ जमींदारों के खिलाफ ही नहीं बोला था उन्होंने, बल्कि उन्होंने उन लोगों को भी रोका जो किसानों की मदद के नाम पर उन्हें लूट रहे थे, और यही थी उनकी सच्चाई। आखिरकार गांधी जी चंपारण पहुंचे। ये था लगभग लगभग अप्रैल 1917, जब गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। वहां का माहौल देखकर उनका दिल भारी हो गया। किसान बेहाल थे, गरीबी हर जगह, डर हर चेहरे पर। गांधी जी ने सबसे पहले एक लोकल लॉयर गोरख प्रसाद के घर में रुके। वहां से उन्होंने काम करना शुरू किया, और उन्होंने किसानों से मिलना भी शुरू किया, उनकी कहानियां सुनी, उनका दर्द समझा। और एक तभी खबर आई कि चंपारण के ब्रिटिश अथॉरिटीज को पता चला कि गांधी यहाँ आए हुए हैं, और वो खुश नहीं थे। अगले दिन सुबह गांधी जी को एक ऑफिशियल नोट मिलता है। नोटिस में लिखा था कि तुरंत चंपारण छोड़ो, तुरंत, पहली ट्रेन से।
ये नोटिस था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये आदेश था। और उस पर्टिकुलर जो नोट था उस पर गांधी जी ने क्या रिएक्ट किया, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा देश है, मैं किसानों की मदद के लिए आया हूं और मुझे यहां रहने का हक है। यह सुनकर अथॉरिटीज ने कोर्ट में बुलाया, केस था, गांधी जी ने गवर्नमेंट के ऑर्डर की अवज्ञा की थी, इस बात का केस था। गांधी जी कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट के बाहर हजारों किसान इकट्ठा हो गए थे, इतना कि लोगों को काबू करना मुश्किल हो रहा था। वो सब आए थे गांधी जी के साथ खड़े होने कोर्ट के अंदर। जज ने पूछा, क्या तुमने नोटिस मानने से मना किया? गांधी ने कहा, हाँ मैंने मना किया और मैं इसके लिए तैयार हूं कि मुझे जो भी सजा मिले मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कानून को मानने से इनकार, लेकिन शांति से, बिना हिंसा के, यही था गांधी जी का तरीका। और इस तरीके ने उस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला दिया। जज इतना हैरान था कि उसने केस पोस्टपोन कर दिया और कुछ दिनों बाद केस वापस भी ले लिया। गांधी जी जीत गए, बिना एक भी पत्थर फेंके, बिना एक भी चीख लगाए। कोर्ट की जीत के बाद गांधी जी ने असली काम शुरू किया। उन्होंने एक टीम बनाई, इस टीम में थे कई बड़े लॉयर्स, लीडर्स और खुद गांधी जी। इन सब ने मिलकर हजारों किसानों से इंटरव्यू किया, हर किसान की कहानी सुनी गई, हर शिकायत लिखी गई। ये था एविडेंस इकट्ठा करना, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पूरा सच रखा जा सके। गांधी जी ने लगभग लगभग 10,000 से ज्यादा किसानों की टेस्टिमनी ली, रिकॉर्ड की, हर किसान का दर्द एक एक शब्द में। और इस प्रोसेस में कुछ और भी किसान जो पहले डरते थे, उन्हें लगा कि कोई है जो उनकी सुन रहा है, और जब कोई सुनता है ना तो डर ऑटोमेटिकली कम लगने लगता है। गांधी जी का ये काम देखकर जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जमींदार थे, वो बहुत डर गए थे। उन्होंने गांधी जी को रोकने की कोशिश की। उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी से कहा कि इस आदमी को यहां से निकालो। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने गांधी जी को बुलाया, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा यहाँ क्या काम है? गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं यहाँ के किसानों की मदद के लिए आया हूँ, ये मेरा देश है और ये मेरा हक है। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनाई। उन्होंने सोचा इस कमीशन में गांधी जी को शामिल करेंगे और फिर उनकी बात को दबा देंगे। गांधी जी कमीशन में शामिल हुए और वहां उन्होंने वो सारे एविडेंस रखे जो उन्होंने किसानों से इकट्ठे किए थे। 10,000 किसानों की आवाज उस कमीशन के सामने। ब्रिटिश अथॉरिटीज चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। कमीशन की जांच के बाद जो एक मोमेंट आता है जिसका लाखों किसान इंतजार कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना कि 3 कटिया सिस्टम जो था ना वो गलत था, और उन्होंने एक फैसला किया, 3 कटिया सिस्टम खत्म। अब किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और जो पैसे जमींदारों ने किसानों से गलत तरीके से लिए थे उन्हें उनका 25% वापस किया जाएगा। गांधी जी ने मांगा था 50%, मिला उन्हें 25%। क्या गांधी जी खुश नहीं थे? गांधी जी खुश थे। उन्होंने कहा ये पैसों की बात नहीं है, ये प्रिंसिपल की बात है। जमींदारों ने माना एटलीस्ट कि वो गलत थे, यही जीत है। और ये सच में कुछ सालों बाद जमींदारों ने चंपारण को छोड़ दिया। वो सिस्टम जो दशकों से चलता आ रहा था खत्म हो गया, एक आदमी की वजह से, एक आदमी की हिम्मत की वजह से। और अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि इस पूरी कहानी को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है कि सवाल ये उठता है कि अगर 3 कटिया सिस्टम इतना प्रॉफिटेबल था तो ब्रिटिश जमींदारों ने इसे खत्म क्यों किया? क्या सिर्फ गांधी जी की वजह से? नहीं, बल्कि उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो था जर्मनी। अब जर्मनी का रोल कहां से आ गया सर? तो आगे डिस्कस करते हैं कि 19th सेंचुरी के लास्ट में जर्मनी के साइंटिस्ट ने सिंथेटिक इंडिगो क्या कर लिया था? इन्वेंट कर लिया था, निकाल लिया था लैब में, बिना खेत के, बिना किसान के। और ये सिंथेटिक इंडिगो बहुत असली नील जैसा था, बल्कि कुछ मामलों में उससे बहुत बेहतर भी था, बहुत सस्ता था। पहले दुनिया के कपड़ों को रंगने के लिए नील चाहिए होती थी, और वो नील आता था इंडिया से, चंपारण से। ब्रिटिश जमींदार यहाँ के किसानों से नील उगवाते थे और यही था उनका पूरा बिजनेस। लेकिन जो सिंथेटिक इंडिगो के आने से उनका पूरा बिजनेस जो था ना वो ठप पड़ गया। अब जमींदार ये सोचने लगे कि उन्होंने पहले से ही क्या करवाया था, सभी किसानों से नील उगवा रहे थे, मजबूर किया। अब उनकी जिंदगी बर्बाद की, उनकी जमीन छीनी। लेकिन इस सिंथेटिक जो इंडिगो था उसने सारी चीजें क्या कर दी? बेकार कर दी। उन्होंने किसानों से लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स भी किए थे कि तुम्हारे लिए, कि वो हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे? नील उगाएंगे। लेकिन अब नील की मार्केट ही खत्म हो गई थी। उन्होंने क्या किया? जमींदारों ने किसानों से कहा कि अब नील मत उगाओ, लेकिन उसके बदले में हमें क्या कर दो? कॉम्पनसेशन दो, कि हम तुम्हें उस लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट से क्या कर देंगे? मुक्त कर देंगे। अब बहुत सारे ऐसे किसान थे जो उनकी बात में आ गए
बहुत सारे किसानों ने कॉम्पनसेशन दिया। और जब ये बात किसानों को पता चली कि एक्चुअल में जो रीजन था ना वो ये नहीं था, रीजन ये था कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो क्या कर लिया गया, इन्वेंट कर लिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने हमें क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट से मुक्त किया है। तो और ज्यादा जो गुस्सा था ना किसानों का वो और ज्यादा बढ़ गया था। ये काइंड ऑफ एक डबल एक्सप्लॉयटेशन। जमींदारों ने नील की खेती तो छोड़ दी थी, लेकिन किसानों पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा। वो अभी भी उनसे पैसे वसूल रहे थे। अब जब ये बात गांधी जी को पता चली, तभी गांधी जी का जो आगमन होता है ना चंपारण में, वो इस समय होता है। गांधी जी, यहां काम खत्म नहीं हुआ था गांधी जी का। अब गांधी जी सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे थे वहां पर, वो सोशल रिफॉर्म भी कर रहे थे। चंपारण के गांव में कोई स्कूल नहीं था, बच्चे अनपढ़ थे। गांधी जी ने सोचा कि अगर यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये हमेशा शोषित होते रहेंगे, इसलिए उन्होंने गांव में स्कूल्स खोले। गांधी जी ने अपने साथियों से ये कहा कि तुम यहाँ रहकर अगर पढ़ाना चाहते हो, जो कि उन्होंने गुजरात से कहा था कि अपने आश्रम में काम करने वाले लोगों से, वो यहाँ आए। उनकी वाइफ भी थी जिन्होंने वहां की महिलाओं, बिहार की महिलाओं को सैनिटेशन और क्लीनलीनेस के बारे में बताया, सिखाया और उन्हें जागरूक किया। और उनके कई साथी अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर चंपारण में रह गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। गांधी जी की पत्नी भी वहां आई, उन्होंने महिलाओं को हाइजीन, क्लीनलीनेस, हेल्थ, ये सब सिखाया। यह था गांधी जी का विजन। ये सिर्फ एक लॉ बदलना नहीं है, पूरा समाज बदलना है। गांधी जी के एक साथी ने उनसे कहा कि गांधी जी, हमें यहाँ बहुत काम करना है, हमें बाहर से और लोग बुलाने चाहिए, बॉम्बे से, कलकत्ता से। तो गांधी जी ने कहा नहीं, हमें बाहर से लोग नहीं बुलाने, हम यहाँ के लोगों को ट्रेन करेंगे और यहाँ के लोग ही यहाँ का काम करेंगे। ये था गांधी जी का सबसे बड़ा संदेश कि आप सेल्फ रिलायंस, उन्होंने लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाया। जब तक बाहर से मदद मांगोगे तब तक कमजोर रहोगे, जब खुद लड़ना सीखोगे ना तभी असली आजादी मिलेगी। और यही था चंपारण का सबसे बड़ा लेसन, सिर्फ नील की खेती का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। तो दोस्तों, अगर इस कहानी में ना बेसिकली 4 जो है वो क्या है, मैसेजेस हैं, थीम्स आप कह लो। सबसे पहला है कि पूरा सिस्टम, एक आदमी की जो हिम्मत है ना वो पूरा सिस्टम बदल सकती है। गांधी जी अकेले आए थे, कोई आर्मी नहीं थी, कोई वेपन नहीं था, सिर्फ सच था और हिम्मत थी। दूसरा जो है वो सिविल डिसोबीडियंस है, सबसे पावरफुल वेपन, हिंसा से नहीं बल्कि शांति से, कानून तोड़ने से नहीं, कानून को चुनौती देने से। तीसरा जो थीम है इसका वो है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता बताया। और चौथा जो है वो है डर से मुक्ति, सबसे बड़ी आजादी, कि जब तक आप डरते रहोगे ना तब तक लोग आपको डराते रहेंगे। जब चंपारण के किसानों का डर गया तो वो सच में आजाद हुए, पहले अंग्रेजों से नहीं, पहले अपने अंदर के डर से। तो आई होप ये पूरा का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन, स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो एंड इस स्टोरी में कोई भी जो है फर्दर डाउट ना आए, और जो भी आंसर राइटिंग का प्रोसीजर है वो इस पर्टिकुलर स्टोरी से आप क्या कर सको, इफेक्टिवली लिख सको। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार स्टोरी एक्सप्लेनेशन के